प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो अपना विषय हम लेने जा रहे हैं वो है कोल और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम और कोयले और पेट्रोलियम से बने विभिन्न पदार्थ और ये कहां से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने चारों तरफ अगर आज नजर दौड़ाएं तो हर दूसरी या तीसरी वस्तु जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ है। वो चाहे फिर ये बच्चे की मेरे कार हो, ये पेट्रोलियम पदार्थ है। वो चाहे हमारे घर पे लगा ये पेंट हो जो आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे। वो चाहे हमारे बैकग्राउंड में जो फोटो की फ्रेम है ये देख रहे हो। वो चाहे ये चश्मे में ये अगर लगा प्लास्टिक अगर हम देखें, और या इसके अंदर लगा ये वाला प्लास्टिक अगर हम देख लें। वो चाहे हम आर्टिफिशियल दांत देख लें, मान लीजिए कोई आर्टिफिशियल दांत लगाता है। वो चाहे हम फिर ये कपड़ा देख लें, इस कपड़े के अंदर भी जो सिंथेटिक फाइबर है, ये सभी जो चीजें हैं ये पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थ हैं। तो सर्वप्रथम हम बात शुरू करते हैं संसाधनों से कि संसाधन क्या होता है, कि व्हाट इज रिसोर्स। एनीथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके जीवन में महत्वता प्रतिस्थापित करे, वैल्यू ऐड करे, उसे संसाधन कहते हैं। अब वैल्यू का अर्थ क्या हुआ? वैल्यू का अर्थ यह हुआ कि उनकी कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल है। जैसे बात करें कि हम कहें कि हम कहते हैं कि वन प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है प्राकृतिक संसाधन? क्योंकि हमारे लिए वैल्यूबल है। अगर ये वैल्यूबल नहीं होता तो संसाधन नहीं होता। लकड़ी, क्या आप लकड़ी को संसाधन कहेंगे? आप कहेंगे हां। क्यों? क्योंकि हमारे घर बनाने काम आती है। तो इसी तरह से संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हम बात करें कोयला हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। फिर दूसरा वैसे संसाधन हो सकते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए हम कहें प्लास्टिक एक संसाधन है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर, बड़ी वैल्यू है प्लास्टिक की हमारी लाइफ में। लगभग हर दूसरी तीसरी चीज अगर प्लास्टिक की बनी तो ये तो महत्वपूर्ण है ही। तो कैसा है ये प्लास्टिक? मानव निर्मित है या प्राकृतिक निर्मित है? तो आप कहेंगे मानव निर्मित है, तो यही मैं बात कर रहा हूं। किंतु ऐसा अवश्य हो सकता है कि जो कच्चा पदार्थ है वो प्रकृति से मिलता हो। जैसे पेट्रोलियम हमको प्रकृति से मिल रहा है, किंतु इसको जो संसाधित फर्दर किया जा रहा है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, पेट्रोलियम नेचुरल हो सकता है, मगर प्लास्टिक कैसा है? मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन हर एक वो चीज है जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड करती है। फिर अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि संसाधन की ही जब व्यापक परिभाषा हम करते हैं, थोड़ा सा हटके बात करते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। बिल्कुल संसाधन है। अब आप बात करें कि हर एक मानव हमारे जीवन में कोई ना कोई महत्वता रखता है या वैल्यू ऐड करता है, इसलिए मानव भी संसाधन है। राष्ट्र के हित में मानव कुछ ना कुछ कार्य करता है, इसलिए राष्ट्र के लिए मानव भी एक बड़ा संसाधन। तो कई बार हम ज्योग्राफी में मानव संसाधन पर भी एक बड़ा विषय पढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं हम जो प्राकृतिक संसाधन है विज्ञान के संदर्भ में। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक क्षय और दूसरे अक्षय। क्षय की बात करते हैं ऐसे जो सीमित है, लिमिटेड है, वो समाप्त होने वाले हैं। कैसे समाप्त होने वाले? मान लीजिए हमने जमीन से कोयला खोदा, खोदते चले गए, लगातार उपयोग करते चले, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। तो इस पर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैंने तो सुना है कि कोयला 300 मिलियन साल के बाद फिर बन जाता है। हाँ, तो मैंने कहा यस बच्चे, यू आर राइट। 300 मिलियन साल, अगर हिंदी गणना के अनुसार कहें तो 30 करोड़ वर्ष। तो प्यारे बच्चे, अगर एक बार ये कोयला समाप्त हो गया तो 30 करोड़ वर्ष जीवन होने वाला है, नहीं होने वाला है, आप कह नहीं सकते हो। तो क्या 30 करोड़ वर्ष हम इंतजार कर सकते हैं? तो ऐसे सभी संसाधन जो सीमित मात्रा में है, एक बार अगर हम वो समाप्त हो जाए तो करोड़ों वर्ष उनको दोबारा रीजनरेट, जब दोबारा तैयार होने में लगेंगे, उनको क्षय संसाधन या एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज क्या होंगे? जो असीमित है, जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, या नियर फ्यूचर में हमको नहीं लगता वो एकदम से समाप्त हो जाएंगे। कैसे? सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, वो कोई लिमिट नहीं है कि कब तक मिलना है, बहुत लंबा समय है इसका। इसी तरह से हम पानी की बात कर लें, इसी तरह से वायु की बात कर लें, तो असीमित, अक्षय, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के जो दो प्रकार थे वो आपको मालूम पड़ गए हैं। अब फर्दर जो हम पढ़ना चाहेंगे, हमारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर ये कोयला और पेट्रोलियम, बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि बना कैसे है। तो बच्चे, ये बड़ा सरल सी बात है कि मुझे याद है कि अपने गांव में तो, पहाड़ों में तो
शुरुआती दौर में मेरे पिताजी क्या करते थे कि मोरू होते हैं कि पहाड़ी ओक मैं इसको कहता हूं, बड़े लंबी उम्र इसकी होती है, तो इस पेड़ को काट देते थे। पेड़ को काटने के बाद मिट्टी के नीचे दबा देते थे पूरी तरह से, और पूरा मिट्टी को ढक देते थे कि हवा तक अंदर ना जाए, और ऊपर से खूब सारा दबाव के लिए बहुत सारे मिट्टी और उसको भारी वजन उस पर डाल देते थे और एक तरह से उसको सुलगा देते थे। तो तीन चीजें यहां करते थे वो, एक ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देते, दूसरा दबाव के लिए ज्यादा प्रेशर पर रखते, तीसरा वो करते थे कि हाई टेम्परेचर उसके लिए सुलगाते थे। तो ये तीनों चीजें। अब ये और उससे बाद में वो कोयला बनाते, तो बनता था कच्चा कोयला। हम बात करें प्राकृतिक कोयला, प्रकृति कैसे बनाती है, तो हुआ क्या बच्चों कि ये एक कहानी है कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व या 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है कि किसी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा होगी जैसे भूस्खलन होना, ज्वालामुखी का फटना या बाढ़ का आना, तो उस वजह से जो पेड़ थे, पेड़ क्या हुआ, पेड़ चले गए मिट्टी के नीचे और ऊपर से भर गई मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर लेयर 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 बनती गई। करोड़ों वर्षों की बात है ये। और उसके बाद उसकी वजह से तीन चीजें हुई। पहली बात, ऑक्सीजन तो दबाव से बाहर निकल गई सारी हवा। दूसरी बात, वहां पे दबाव बनता गया जो लेयर्स बनी गई। तीसरी बात, वहां पे टेम्परेचर हाई हो गया। पृथ्वी के अंदर तो टेम्परेचर हाई होता है, आपने पढ़ा कि लावा बिल्कुल पिघला होता है, गर्म पदार्थ होता है, पृथ्वी के नीचे ऐसे भी गर्मी होती है, तो वो दबाव से। और इन तीन कंडीशंस के अंदर वो जो हमारा वन थे, जो लकड़ी थी, वो क्या बन गई, कोयला बन गई। और इसी तरह पेट्रोलियम की भी बात है कि पेट्रोलियम कैसे बना होगा। अब सोचिए बच्चे कि पेट्रोलियम कैसा बना होगा। अब जब अब वन दबे तो ऐसे जानवर भी तो दबे होंगे, जो जंगल है, जंगल में जानवर होंगे। और दूसरी एक और बड़ी विशेष बात है कि हम यहां पे समुद्र की बात भी कर रहे हैं। क्या आपको पता है बच्चों, जहां पे आज हम स्थल भाग देखते हैं, मतलब जमीन देखते हैं, वो कभी समुद्र था, और जो समुद्र है वो कभी जल था। ये बड़ी गजब की बातें, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और ये भू विज्ञान में पढ़ेंगे या विज्ञान में भी आगे कहीं पढ़ेंगे। ये बड़ी विस्तृत बातें हैं, किंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी आप देखिएगा पहाड़ों पर भी आपको गोल से पत्थर मिलते हैं, और वो पत्थर ऐसे ही होते हैं जैसे नदी के अंदर घूम घूम के गोल बने होते हैं। तो वो कहां से आए, तो इसका ये दर्शाता है कि ये भी कभी क्या था, समुद्री भाग था। इसी तरह से आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो हिमालय है, हिमालय पर्वत कभी समतल थे, वो पर्वत था ही नहीं वहां पे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों तरफ से प्लेट टेक्टोनिक्स एक कॉन्सेप्ट आता है ज्योग्राफी में, तो उससे वो दबाव पड़ता गया और हिमालय यूं ऊपर उठता गया, वलय मतलब बल पड़ता गया। तो हिमालय वलय पर्वत है, और ये अभी बिल्कुल नवीनतम है और अभी बन ही रहा है, ये बूढ़ा नहीं हुआ है, तो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है हिमालय। हालांकि एवरेस्ट के बारे में 8848 मीटर ऊंची, जो सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी हुई हिमालय में है। तो ये तो चीज ज्योग्राफी के बाद वापस विज्ञान में आते हैं। हम बात करें कि पेट्रोलियम कैसे बना होगा, कि करोड़ों वर्ष पूर्व, अगेन वही 30 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं, उससे पूर्व की बात कर रहे हैं, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कि जिस तरह से पेड़ दबे थे उसी तरह वो जानवर दब गए, सी एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स वो दब गए जमीन के नीचे। दबने से क्या हो, तीन चीजें, अगेन नो ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और इन कंडीशन के अंदर वो सुलगते सुलगते क्या बन गया, वो पिघल कर क्या बन गया, तेल बन गया, और वही तेल हम पेट्रोलियम के रूप में निकालते हैं। तो मैं समझता हूं ये कहानी तो आपके ध्यान में आ गई है कि कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन, कल्पना, विज्ञान कल्पना से शुरू होता है, फिर कल्पना को हम तथ्य देते हैं, तथ्यों पे आधार पर उसको सही और गलत प्रूव करते हैं, और जब वो सही प्रूव हो जाता है वो सिद्धांत बन जाता है। तो ये विज्ञान को डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। एनीवेज, हम वापस आते हैं कि अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कोल से क्या क्या पदार्थ हमको मिलते हैं। कोल को अगर हम बात करें तो कोल से हमको बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, उनमें से कुछ एक जो आपके विषय में भी हैं, जैसे कि कोक। कोक क्या होता है, कोयले को अगर हम मान लीजिए कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में दोबारा से हीट करें, तो जो कोयला जमीन से निकाला है, जिसके अंदर मिट्टी हो सकती है या लकड़ी हो सकती है या कोई मिनरल होता है, वो सब उसके बीच में जल जाएगा, और जलने के बाद जो प्योरेस्ट फॉर्म रहेगी कोल की, मतलब शुद्धतम, जो लगभग 90 से 98% शुद्ध होता है, तो वो बनता है कोक। ये जैसे लोहे को पिघलाने के लिए जब उसका रिफाइनिंग होती है लोहे की, तो उस इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी उपयोग आपकी किताब में होंगे ही। और बात करते हैं कोलतार की, तो कोलतार एक काला सा लिक्विड पदार्थ होता है। तो शुरुआती दौर में मुझे ध्यान है, जब हम बचपन में हुआ करते थे, तो कोलतार को जमीन पे जो रोड बनते हैं, हमारे सड़कें बनती है, सड़कों में जो है रोड़ी वगैरह के साथ मिलाकर उसको लेवल करने के लिए उपयोग किया था, मेटलिंग करने के लिए इसको आप कहते थे। आज भी हम उसको कोलतार को देखते हैं, किंतु मैं आपके ध्यान में एक बात, बड़ी महीन सी बात एक ध्यान में लाना चाहूंगा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि रोड की मेटलिंग के लिए कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है
कि ये पदार्थ कोयले से बना होता है, ये कोलतार नहीं होता है, क्योंकि कोलतार हमारे बचपन में उपयोग होता था। मेरे बचपन की बात बता रहा हूं, आपके नहीं। तो मेरे बचपन में कोलतार उपयोग होता था, मगर अब लोगों के मुंह पे कोलतार शब्द चढ़ गया है। अन्यथा कोलतार की बजाय अब उपयोग होता है बिटुमिन करके पदार्थ, वो भी काला होता है। अच्छा, कोलतार क्यों उपयोग नहीं करते? क्योंकि कोलतार के अंदर तो 200 और बेहद महत्वपूर्ण पदार्थ होते थे, उनको रिफाइन करके उससे प्लास्टिक, घरों का पेंट और भी बहुत सारे जो संश्लेषित रेशे, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, वो सब चीजें उससे निकाली जाती है। इसलिए कोलतार का उपयोग रोड मेटलिंग के लिए अब नहीं होता है, उसकी जगह बिटुमन यूज होता है, अगर आप सही टर्मिनोलॉजी जानते होंगे विज्ञान की। और अगर आपको प्रश्न आए तो गलती से कोलतार मत कर दीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण 1 नंबर पे मेरिट बनती है। अब बात करते हैं कि कोल गैस की। तो आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब कोयले की खदानें खोलते हैं, जैसे हमारे झारखंड में, बिहार में कोयले की खदानें हैं, तो उसके अंदर एक गैस भी और निकलती है। और वो गैस जो है, अगर उसको एकत्र किया जाए तो उसको जो है आग जलाने के लिए, मतलब एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और 1820 के दशक में लंदन की जो स्ट्रीट्स थी, मतलब जो गलियां थी, उसमें जो स्ट्रीट लाइट्स में ये कोल गैस ही उपयोग की जाती थी। हालांकि थोड़ी रिस्की है ये, वो रिस्क के बारे में आप स्वयं जान सकते हैं कैसे रिस्की है, क्योंकि आग लगने का भी खतरा होता है। कोल माइंस में अगर आग लगती है तो कोल गैस और फिर उसके बीच में जो कोयले का धूल होती है उसकी वजह से ही लगती है। तो ये आप जानिए कि कोल माइंस में आग कैसे लगती है। एनीवेज, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि पेट्रोलियम के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम से निकलने वाली जो काम की वस्तु हैं वो क्या है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, अनलिमिटेड। बता दें कि हर दूसरी तीसरी चीज पेट्रोलियम पे आधारित है। पेट्रोलियम जो है, इसको काला सोना भी कहते हैं, तरल पदार्थ है। आपको पता है अरब देश क्यों अमीर है? क्योंकि उनके जमीन के नीचे पेट्रोलियम की गहरी बहुत सारी खदानें हैं, कुएं हैं। खदानें नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कुएं। तो इससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, वैक्स निकलता है, और इवन आप मुंह में लगाते हैं पेट्रोलियम जेली, तो पेट्रोलियम वैसलीन, पेट्रोलियम जेली उसमें लिखा होता है। और इसी तरह से इसके जब जो पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, उनके ऊपर जो गैस होती है उसको बोलते हैं ये नेचुरल गैस। और इस नेचुरल गैस को अगर कंप्रेस करके पाइपलाइन से भेजा जाए, जैसे अहमदाबाद में और दिल्ली में भी पाइपलाइन से जा रही है, इसको बोलते हैं CNG, कॉम्प्रेस्ड, COMPRESSED, कॉम्प्रेस्ड, स्पिंडित, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल गैस, GAS, गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये प्रदूषण नहीं करती, धुआं रहित होती है, और ये बेहद ही उपयुक्त उत्तम संसाधन है ऊर्जा का। इसी तरह से LPG हम घरों में उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड, LIQUIFIAD, पेट्रोलियम गैस। तो ये हमारे घरों पर उपयोग की जाती है। और एक बड़ी विशेष बात है कि ये जो LPG होती है ये गंध रहित होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती, दुर्गंध नहीं होती। कि आप बोलेंगे कि सर जो घर में तो जब LPG सिलेंडर जो हम रसोई में यूज करते हैं, जब उससे गंध निकलती है बड़ी भारी, सर अगर वो लीक हो जाए। बिल्कुल सही है बच्चे, सिर्फ सेफ्टी पर्पज से कि भाई ये आपको पता लग जाए, तो इसलिए उसके अंदर जो LPG के अंदर एक और पदार्थ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकप्टेन, मिथाइल मरकप्टेन। तो ये पदार्थ जो है गंध पैदा करता है, ताकि पता लगे ये लीक हो रही, वरना तो खतरा हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। बास होगी और आप स्विच ऑन करेंगे, स्पार्क होगा और ब्रूम, धमाका। तो ये सब कुछ बातें थी जो पेट्रोल और पेट्रोलियम और कोल के बारे में हमको जाननी थी इस पाठ में। अभी 8वीं कक्षा में आगे तो इस पे पूरा एक विज्ञान है, क्योंकि हर एक दूसरी तीसरी चीज पेट्रोलियम से बनी है। अपने आसपास में आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। हैव नाइस डे। स्टे विद रंजन सर।